कहानी की शुरुआत एक परिवार से होती है जो अपने बेटे बेन का जन्मदिन मनाने के लिए कैरेबियन सागर के बीचों बीच आया हुआ है। सब कुछ सामान्य चल रहा था। बेन और उसके पिता टॉम मछली पकड़ने में व्यस्त थे, जबकि बेन की मां जूलियन तैराकी के लिए पानी में कूद जाती है। तैराकी करते हुए जूलियन को अचानक महसूस होता है कि कोई बड़ी चीज उसके आसपास चक्कर लगा रही है। जब वह ध्यान से देखती है तो उसे कुछ अजीब नजर नहीं आता, लेकिन तभी अचानक कोई ताकत उसे नीचे की ओर खींच लेती है। इसी समय बोट पर लगे इंस्ट्रूमेंट्स भी असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। टॉम और बेन इन सब पर ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि वे मछली पकड़ने में व्यस्त थे। दूसरी ओर जूलियन खुद को बचाने की कोशिश करती है और मदद के लिए आवाज लगाती है, लेकिन उसकी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंचती। पानी के अंदर जूलियन को ऐसा महसूस होता है कि समुद्र का पानी उसे पीछे की ओर खींच रहा है। आखिरकार टॉम को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वह जूलियन को डूबते हुए देख लेता है। तुरंत वह पानी में कूदकर उसे बचाने की कोशिश करता है। इस दौरान बेन बोट का इंजन स्टार्ट करके उन्हें पास लाने की कोशिश करता है। टॉम जूलियन को डूबने से बचा लेता है और बेन और उनकी बेटी केसी मिलकर दोनों को बोट पर खींच लेते हैं। बोट पर वापस आने के बाद टॉम गुस्से में केसी से सवाल करता है। वह कहता है, तुम्हें पता है कि जो भी तैराकी के लिए जाएगा उस पर किसी एक को नजर रखनी चाहिए। तुम्हारा ध्यान कहाँ था? अगर तुम्हारी मां को कुछ हो जाता तो केसी खुद को इस स्थिति के लिए जिम्मेदार मानती है और माफी मांगती है। परिवार गुस्सा छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इसके बाद वो अपने बेटे बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करते समय केसी को उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आती है। वीडियो कॉल के दौरान केसी देखती है कि शहर में एक भयानक तूफान आ रहा है। यह देखकर वह घबरा जाती है क्योंकि वे लोग सुरक्षित जगह पर नहीं थे। केसी तुरंत यह बात अपने माता पिता जूलियन और टॉम को बताती है। यह सुनकर परिवार अपनी बोट की सुरक्षा चेक करना शुरू करता है। इस दौरान वे नोटिस करते हैं कि बहुत सारी व्हेल और शार्क उनकी बोट के आसपास मंडरा रही हैं। टॉम समझ जाता है कि यह किसी बड़े और खतरनाक तूफान के आने का संकेत है, क्योंकि समुद्री जीव अक्सर ऐसा ही व्यवहार करते हैं। तूफान का अंदाजा लग चुका था, लेकिन इससे पहले उन्हें इन शार्क से निपटना था। अचानक उनकी बोट को एक जोरदार झटका लगता है। टॉम झटके की वजह जानने के लिए पानी में उतरता है और देखता है कि बोट के नीचे एक बड़ा डेंट आ चुका है, जो किसी विशाल शार्क के हमले का नतीजा था। जब टॉम बोट पर वापस आता है तो वह बुरी तरह घायल हो चुका होता है। जूलियन तुरंत उसके जख्मों पर टांके लगाती है। टॉम परिवार को बताता है कि शार्क के हमले से बोट को हुए नुकसान के कारण अब बोट आगे नहीं चल सकती। उनके पास केवल एक ही विकल्प बचा था, किसी से मदद मांगना, लेकिन बोट का कम्युनिकेशन सिस्टम किसी भी सिग्नल को पिक नहीं कर रहा था। अब वे एक मुश्किल स्थिति में फंस चुके थे। टॉम खाने पीने के सामान का जायजा लेता है। उनके पास केवल 4 दिन का पीने का पानी बचा था। राहत की एकमात्र बात यह थी कि वे एक शिपिंग रूट पर थे और उन्हें उम्मीद थी कि कोई गुजरता हुआ जहाज उन्हें देख लेगा। इसी बीच उन्हें बोट के बाहर से एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। जब वे बाहर जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि एक बड़ा उल्कापिंड यानी मेटियोराइड उनकी तरफ बढ़ रहा है। टॉम तुरंत बोट का इंजन स्टार्ट करता है ताकि वह टकराव से बच सके। हालांकि इंजन पर पहले ही काफी दबाव था और टॉम जानता था कि ऐसा करने से इंजन बर्बाद हो सकता है। जैसा उसने सोचा था, इंजन खराब हो जाता है। दूसरी ओर एक और बड़ा मेटियोराइड उनकी ओर बढ़ने लगता है। अब उनके पास बचने का एकमात्र रास्ता यह था कि वे बोट के निचले हिस्से में जाकर लाइफ जैकेट पहन लें। परिवार ने ऐसा ही किया और तूफान और मेटियोराइड्स के कहर से खुद को बचाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अचानक एक जोरदार आवाज के साथ सब कुछ हिल जाता है और टॉम, जूलियन, केसी और बेन बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वे देखते हैं कि वे अभी भी जिंदा हैं, लेकिन सभी को चोटें आई हैं। उनकी बोट के अंदर एक बड़ा छेद हो चुका है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि छेद के बावजूद पानी अंदर नहीं आ रहा था। जब वे बोट के बाहर निकलते हैं तो जो नजारा देखते हैं वह उन्हें हैरान कर देता है। बोट एक पत्थरीले इलाके में अटक गई थी, जहां जमीन पर मरी हुई मछलियां बिखरी हुई थीं। जहां कल तक समुद्र था, अब वह जगह ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और गहरे गड्ढों में बदल चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हों। टॉम तुरंत अपना कंपास निकालता है और दिशा देखने की कोशिश करता है। वह समझ जाता है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव यानी पोल बदल चुके हैं। उत्तर ध्रुव दक्षिण की जगह आ गया था और दक्षिण ध्रुव उत्तर की जगह। इस बदलाव की वजह से समुद्र का पानी अपनी जगह से हटकर दूसरी जगहों पर चला गया था और जहां कभी समुद्र था, अब वहां जमीन दिखाई दे रही थी। इस खोज से परिवार हैरान रह जाता है। टॉम बताते हैं कि इस बदलाव के कारण जमीन पर जो लोग थे
वे शायद सभी मारे गए होंगे। यह सुनकर केसी बेहद डर जाती है और खुद को केबिन में बंद कर लेती है। जूलियन खाने पीने के बचे हुए सामान को इकट्ठा करने लगती है, जबकि टॉम बर्थडे के गुब्बारों को हवा में छोड़ देता है ताकि कोई उन्हें देख सके। टॉम रेडियो के जरिए किसी से संपर्क करने की कोशिश करता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई जवाब देगा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसे एक कैप्टन का जवाब मिलता है। कैप्टन बताते हैं कि उन्होंने भी समुद्र के शिफ्ट होने का अनुभव किया था, क्योंकि वह अपनी सबमरीन में थे। उन्होंने बताया कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव 1 हफ्ते में अपनी जगह पर वापस आ जाएंगे, लेकिन जब ऐसा होगा तो समुद्र की लहरें बेहद खतरनाक होंगी। कैप्टन सलाह देते हैं कि टॉम और उसका परिवार ऊंची जगह पर चले जाएं, जहां उनके बचने के चांस ज्यादा होंगे। टॉम कैप्टन से विनती करता है कि क्या वह उनके बच्चों को अपनी सबमरीन में ले सकते हैं। कैप्टन बताते हैं कि उनकी सबमरीन में केवल 2 लोगों के लिए ही जगह है। उन्होंने यह भी बताया कि उनका एक साथी मारा गया है और वह केवल एक व्यक्ति को अंदर ले सकते हैं। टॉम उनसे भावुक होकर अनुरोध करता है कि किसी तरह उनके दोनों बच्चों को सबमरीन में ले लें। वह वादा करता है कि इसके बदले वह कुछ भी करने को तैयार है। आखिरकार कैप्टन मान जाते हैं और टॉम के दोनों बच्चों को बचाने की सहमति दे देते हैं, जिसके बाद टॉम को सबमरीन की लोकेशन का पता लग जाता है और वह जूलियन को बताता है कि वे 2 दिनों में वहां तक पहुंच सकते हैं। इसका मतलब था कि समुद्र का पानी लौटने से पहले वे अपने बच्चों को सुरक्षित सबमरीन तक पहुंचा सकते हैं। अगली सुबह परिवार यात्रा के लिए तैयार हो जाता है। सफर शुरू करने से पहले टॉम देखता है कि दूर से एक अजीब आदमी अपने डॉग के साथ उनकी तरफ आ रहा है। वह घायल था, इसलिए टॉम उसकी मदद करने के लिए उसे पानी देता है, लेकिन जैसे ही वह पानी पीता है वह टॉम पर हमला कर देता है। इस भयावह दृश्य को जूलियन दूर से देख लेती है। आदमी अपने पास पड़े चाकू से टॉम की हत्या कर देता है। जूलियन अपने पति को बचाने में नाकाम तुरंत बच्चों को केबिन में बंद कर देती है। वह केसी को एक फ्लेयर गन देती है और कहती है, इसे तब तक इस्तेमाल मत करना जब तक बेहद जरूरी ना हो। इसी दौरान वह आदमी बोट तक पहुंच जाता है। खुद को बचाने के लिए जूलियन बाथरूम में छिप जाती है और अपने घावों को सिलने लगती है। आदमी बोट की छानबीन करता है और उसे खाने का सामान मिल जाता है। वह भूखा था, इसलिए खाना खाने में लग जाता है। जब वह जूलियन को ढूंढने के लिए केबिन की तरफ बढ़ता है तो पाता है कि वहां कोई नहीं है। दरअसल जूलियन बोट के छेद से बाहर भाग चुकी थी। हालांकि आदमी का डॉग जूलियन को देख लेता है। खुद को बचाने के लिए जूलियन मजबूरी में डॉग को मार देती है और बोट के नीचे छिप जाती है। आदमी जब अपने डॉग को मरा हुआ देखता है तो समझ जाता है कि जूलियन बोट से बाहर है। जैसे ही वह बोट से नीचे उतरता है, जूलियन वापस बोट पर चढ़कर टूटे शीशे से अंदर आ जाती है, लेकिन जल्द ही आदमी उसे फिर से पकड़ लेता है। वह जूलियन को बालों से पकड़कर मारने और गला दबाने की कोशिश करता है। जूलियन अपने जीवन के लिए संघर्ष करती है। यह सब देखकर केसी को याद आता है कि उसके पास फ्लेयर गन है। वह इसे चलाती है। फ्लेयर गन से आदमी को ज्यादा नुकसान तो नहीं होता, लेकिन बोट में आग लग जाती है। जलती हुई बोट से जूलियन अपने बच्चों को बचाने के लिए बाहर निकलने की कोशिश करती है। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, आदमी एक बार फिर से जूलियन पर हमला करता है, लेकिन इस बार जूलियन उसे लात मारकर नीचे गिरा देती है। बोट से बाहर निकलने के बाद केसी और बेन अपने पिता की मृतदेह देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। बेन खुद को दोषी मानता है और कहता है, अगर मैंने रंगीन गुब्बारे हवा में न छोड़े होते तो वह आदमी हमें कभी न देख पाता। जूलियन अपने पति की मौत के गम में डूबी हुई थी, लेकिन तभी उसने देखा कि किलर जलती हुई बोट से बाहर निकल चुका था। यह उनके लिए खतरे का संकेत था। जूलियन ने बिना समय गंवाए अपने दोनों बच्चों को वहां से ले जाने का फैसला किया। भागते भागते वे थक गए थे और एक पहाड़ी के पीछे रुककर आराम करने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि किलर ने उनका पीछा छोड़ दिया होगा। बेन अभी भी रो रहा था और कैसी ने उसे हिम्मत बंधाने की कोशिश की। उसने बेन को पीने के लिए पानी दिया, लेकिन बेन ने पानी पीने से भी मना कर दिया। तभी जूलियन ने देखा कि वह किलर अब भी उनका पीछा कर रहा है। यह देखकर वे फिर से भागने लगे। किलर लगातार उनके पीछे था और वे थकावट के बावजूद भागते रहे। भागते भागते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां जहरीला पानी बह रहा था। हालांकि यह जोखिम भरा था, लेकिन जूलियन ने अपने बच्चों को वहां से गुजरने का आदेश दिया। इस दौरान बेन की हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि वह डिहाइड्रेशन का शिकार हो गया था। जूलियन ने पानी की बची हुई आखिरी बूंदें बेन को दी, लेकिन वह पर्याप्त नहीं थीं। कैसी पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे लगा कि वे यहां से जिंदा नहीं निकल पाएंगे। उसने जूलियन से हार मानने की बात कही, लेकिन जूलियन ने उसे डांटते हुए कहा, चुप रहो और जो मैं कह रही हूं वो करो। मैं तुम्हें और बेन दोनों को बचा लूंगी। जूलियन की बात सुनकर उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया।
कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना प्लेन दिखा जो सालों पहले समुद्र में गिरकर तबाह हो गया था। वे प्लेन के अंदर जाकर छिप गए। जूलियन ने वहां अपनी फैमिली फोटो देखी जो उन्होंने कल रात ली थी। उस फोटो को देखकर सभी टॉम को याद करने लगे। रात हो चुकी थी और कैसी और बेन थकावट के कारण सो गए थे, लेकिन जूलियन की बेचैनी उसे सोने नहीं दे रही थी। वह प्लेन के बाहर आई तो उसने देखा कि किलर अंधेरे में भी उनका पीछा कर रहा था। किलर ने भी उसे देख लिया। जूलियन ने सोने का नाटक किया और जैसे ही किलर उसके करीब आया उसने उस पर हमला कर दिया। जूलियन इस बार गुस्से से भरी हुई थी। उसने किलर पर इतने वार किए, इतनी बार चाकू से हमला किया कि आखिरकार उसकी जान ले ली। किलर के मरने के बाद यह खतरा हमेशा के लिए टल गया। अब जूलियन ने सुकून की सांस ली और अपने बच्चों के पास लौटकर पहली बार चैन की नींद सो पाई। अगली सुबह जब वे जागे तो उन्होंने देखा कि किलर की लाश बुरी हालत में थी। यह देखकर उन्हें एहसास हुआ कि खाली समंदर भी खतरनाक है, लेकिन अब उनका अगला लक्ष्य कैप्टन की सबमरीन तक पहुंचना था। जूलियन ने मैप निकालकर रास्ता देखा और वे आगे बढ़ने लगे। चलते चलते बेन को बहुत प्यास लग गई। जूलियन ने उसे एक तालाब से पानी पीने से मना किया क्योंकि वह पानी जहरीला था, लेकिन बेन ने उसकी बात नहीं सुनी और तालाब से पानी पीने लगा। जूलियन को बेन का सिर पकड़कर पानी से बाहर खींचना पड़ा। पानी पीने की वजह से बेन बीमार हो गया। स्थिति को संभालने के लिए जूलियन और कैसी ने वहीं पास में एक अस्थायी शेल्टर बनाया और कुछ देर आराम करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही जूलियन को बाहर से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी। बाहर जाकर उसने देखा कि केकड़ों का एक बड़ा झुंड उनकी ओर बढ़ रहा था। खतरा देखकर वे वहां से भागे और उन्हें कुछ दूरी पर एक बड़ी कार्गो शिप नजर आई। शिप पर कई कंटेनर थे जिनमें कुछ लोगों ने पनाह ली हुई थी। जूलियन और उसके बच्चों को देखते ही वे लोग डरकर एक कंटेनर में खुद को लॉक कर लेते हैं। जूलियन ने दरवाजा खोलने की भीख मांगी, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इस बीच केकड़ों का झुंड तेजी से करीब आ रहा था। अपनी जान बचाने के लिए जूलियन और उसके बच्चे कंटेनर के ऊपर चढ़ गए। कंटेनर पर चढ़ते समय एक केकड़े ने जूलियन को काट लिया। दर्द के बावजूद उसने किसी तरह खुद को ऊपर खींच लिया। उसने अपने जख्म को स्कार्फ से बांध लिया, लेकिन वह बेहोश हो गई। कैसी और बेन ने देखा कि केकड़ों का झुंड कंटेनर काटकर उसके अंदर घुस गया और वहां छिपे लोगों पर हमला कर दिया। कंटेनर के अंदर मौजूद लोगों ने हथियारों से केकड़ों को रोकने की कोशिश की, लेकिन केकड़ों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि वे टिक नहीं पाए। अगली सुबह जूलियन को होश आया तो उसने पाया कि उसके दोनों बच्चे वहां नहीं थे। डर और बेचैनी में उसने रोना शुरू कर दिया। यह जगह इतनी खतरनाक थी कि कोई भी आसानी से मर सकता था। लेकिन तभी उसने दूर से कैसी और बेन को आते हुए देखा। वे खाने और हथियारों की तलाश में गए थे। यह देखकर जूलियन ने राहत की सांस ली। अब तक केकड़ों का झुंड वहां से आगे बढ़ चुका था। जूलियन ने अपने जख्म को साफ किया, जबकि बेन ने लाए हुए हथियारों को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। अब उनका अगला कदम सबमरीन तक सुरक्षित पहुंचने का था। इसके बाद जूलियन कैप्टन से संपर्क करती है, जो उसे बताता है कि सी क्रिएचर्स ने उस पर हमला किया है और वह गंभीर रूप से घायल है, इसलिए मदद नहीं कर सकता। कैप्टन यह भी चेतावनी देता है कि समुद्र का पानी फिर से अपनी जगह पर लौटने वाला है और इसी वजह से ये खतरनाक समुद्री जीव वापस आ गए हैं। जूलियन और उसके बच्चों को सबमरीन तक पहुंचने का रास्ता नहीं पता था क्योंकि उनका मैप खो गया था। कैप्टन उन्हें मार्गदर्शन के लिए अपनी फ्लेयर गन से आसमान में फायर करता है, जिसे देखकर बेन दिशा पहचान लेता है। वे तेजी से सबमरीन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक जहरीले इलाके से गुजरना पड़ता है। यह रास्ता बेहद खतरनाक था क्योंकि इससे बीमार पड़ने या मरने का खतरा था। खतरनाक स्थिति के कारण कैसी का अपनी मां पर से भरोसा उठने लगता है और वह बहस करने लगती है। जूलियन गुस्से में अपने बच्चों को डांटती है और आगे बढ़ने का आदेश देती है। आगे बढ़ते समय लैंडस्लाइड होने लगती है। जूलियन, जो सबसे पीछे थी, एक विशाल चट्टान के नीचे फंस जाती है। कैसी अपनी मां को छोड़कर आगे नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जूलियन उसे कसम देकर कहती है कि वह हर हाल में अपने भाई को बचाए। मजबूरन कैसी अपने भाई बेन के साथ आगे बढ़ती है। जब दोनों सबमरीन तक पहुंचते हैं तो उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। वे दरवाजा खटखटाते हैं, तभी बुरी तरह घायल कैप्टन आता है। वह बताता है कि अब उसके बचने की संभावना नहीं है और सबमरीन में सिर्फ 3 लोग बैठ सकते हैं। यह सुनकर कैसी तुरंत पीछे मुड़ती है, जहां उसने देखा कि जूलियन के पास केकड़ों का झुंड आ रहा है। जूलियन अपनी गन से केकड़ों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ देर में उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। तभी कैसी उसे ऊपर से हाथ देकर खींचती है और दोनों किसी तरह वहां से बच निकलते हैं। जल्दी से सबमरीन में घुसकर वे खुद को सुरक्षित करते हैं। हालांकि समुद्र से एक विशालकाय 100 फीट ऊंची लहर उनकी ओर बढ़ती है।
वह जोरदार तरीके से सबमरीन से टकराती है, जिससे जूलियन और उसके बच्चे बेहोश हो जाते हैं। जब जूलियन को होश आता है तो वह पाती है कि उनकी सबमरीन पानी में नहीं बल्कि एक उजड़े हुए शहर में थी। यह शहर पूरी तरह तबाह हो चुका था और वहां इंसानों का कोई निशान नहीं था। साफ समझ आता था कि इस विनाशकारी आपदा ने मानवता का सफाया कर दिया है। इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।